Hello viewers, I am Deepti. Get ready for the new specimen papers released by Council for the year 2023-24. First of all, today we are going to discuss Mathematics Specimen Papers Section A for ICSE Class 10. Following the pattern of previous year, we have 15 MCQ this year also. So first of all, starting with question 1 MCQ containing 15 parts. First part is, if A is equal to A matrix is 1, minus 1 and then 2, and B is given as 1, 0, minus 2 and 3. These are the two matrices given, and which of the following operation is possible? First is subtraction, next is addition, third is multiplication of A and B, and D is B and A. तो आप यहाँ पर कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा इनमें से ऑपरेशन पॉसिबल हो सकता है? A माइनस बी के लिए दोनों मैट्रिसेस का सेम ऑर्डर का होना जरूरी था, जो पॉसिबल नहीं हो पाएगा. A प्लस बी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा. A मल्टीप्लाई बी के लिए हमें यहाँ चेक करना है, तो A मल्टीप्लाई बी के लिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 into 2. It means 1 row and 2 column. Here 2 into 2. And for multiplication to be compatible, number of columns here should be equal to number of rows there. It means 2 into 2. तो यहाँ पर आपका multiplication possible हो जाएगा. It means आपका सी पार्ट जो है वो करेक्ट है. और बी ए के लिए अगर हम लेंगे तो बी के लिए हमारा ऑर्डर आएगा 2/2 और यहाँ आएगा 1/2. तो यहाँ 2 और 1 इक्वल नहीं होगा, तो इसलिए डी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास सी, जिसमें हमने a इंटू बी की मल्टीप्लीकेशन को कंपेटेबल दिखाना है. इट मीन्स ये ऑप्शन पॉसिबल होगी और बाकी ऑप्शंस पॉसिबल नहीं है. इसी के सेकेंड पार्ट पे आते हैं. ये क्वेश्चन हमें मैट्रिसेस चैप्टर से दिया गया है. नेक्स्ट हमारा क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है. इफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 3 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, देन द वैल्यू ऑफ k इज. तो आपने k की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड करना है. सिंपल सा क्वेश्चन है. आपने दोनों इक्वल टू का साइन है तो दोनों साइड्स को इक्वेट कर देना. तो राइट हैंड साइड को थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे. एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x एंड देन प्लस 6. तो यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आ जाएगा, और इस तरफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6 है. एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 6 कैंसिल हो जाएगा. के एक्स इज इक्वल टू माइनस 5x. एक्स एक्स भी कैंसिल हो जाएगा. यहाँ फिर आप इक्वेट करोगे तो k का आंसर आएगा -5, और ये हमारी ऑप्शन नंबर है A. तो A ऑप्शन इज करेक्ट इन पार्ट नंबर 2 विच इज -5. सो थर्ड पार्ट, अ रिटेलर परचेज एन आइटम फॉर ₹1500 फ्रॉम ए होलसेलर. यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा. आपको पता है जितना भी आप सॉल्व करेंगे, चाहे रफ वर्क है, आप अपने पेपर में आंसर शीट में ही राइट हैंड साइड में उसको शो करेंगे. So third part, a retailer purchased an item for ₹1500 from a wholesaler. तो यहाँ पर हमें CP दिया हुआ है रिटेलर का. CP रिटेलर का is ₹1500 from a wholesaler and sells it to a customer at 10% profit. तो प्रॉफिट का भी हमारे को परसेंटेज दिया हुआ है. इट मीन्स 10% हमारे को प्रॉफिट परसेंट दिया गया है. The sales are intrastate and rate of GST is 10%. Intrastate means within the state. The amount of GST paid by the customer कितना हो जाएगा? तो इसके लिए पहले हमें पता है कि SP हमें निकालना है. तो SP के लिए CP प्लस प्रॉफिट वाला फॉर्मूला है, लेकिन आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है. तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 करके हम प्रॉफिट को रुपीज में निकाल लेते हैं. तो प्रॉफिट परसेंट हमें 10 दिया हुआ है, प्रॉफिट आ जाएगा. CP हमें 1500 दिया है इंटू 100. तो इट मीन्स यहां से P कितना आ जाएगा? 15 इंटू 10 मीन्स 150. तो 150 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है रिटेलर को. अब इसका मतलब उसका SP कितना हो गया रिटेलर का? 1500 का उसका पड़ा है और 150 उसका प्रॉफिट उसने ले लिया अपना इसमें से. तो कितना हो गया? 1650 का टोटल SP हो गया. ये रिटेलर के लिए हो गया. अब जो रिटेलर का SP है वो कस्टमर के लिए क्या है? कॉस्ट प्राइस है, CP है. तो अब हमने यहाँ पर अमाउंट ऑफ GST निकालना है. चाहे तो आप एक स्टेप और ऐड कर सकते हैं. CP ऑफ कस्टमर कितना हो जाएगा? तो CP ऑफ कस्टमर सेम ही हमारे पास 1650 रुपीज रहेगा. अब इस 1650 पे आपने GST निकालना है, जो कि इंट्रास्टेट है. तो इंट्रास्टेट के लिए आपको रेट दी गई है 10%. रेट का हम हाफ कर देते हैं, तो इट मीन 5% हमारे पास. इसमें इंट्रा को हम दो भाग में डिवाइड कर देते हैं. तो पहला हमारे पास आ जाएगा 15%, जो हम
CGST के लिए देंगे और इतना ही हम SGST के लिए देंगे। तो 5% ऑफ 1650 प्लस 5% ऑफ 1650 आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। टोटल आपका वही 10% ही बन जाना है, तो 165 रुपीज आपका यहाँ पर GST हो जाएगा। CGST और SGST मैंने दोनों को टोटल कर दिया। अगर वो सिर्फ CGST पूछते तो हम इसका हाफ अभी देते। इस क्वेश्चन के लिए उसने टोटल GST पूछा है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, विच इज 165 rupees. In part number 3, option number D is correct. In part number 4, if the roots of the equation are real and distinct, and now we know that roots of equation are real when D is greater than 0. D means discriminant is greater than 0. So given equation is x square minus 6x plus k equal to 0. For calculation of discriminant, it means D b square minus 4ac. B is minus 6 square minus 4, A is 1, C is k. So it means 36 minus 4k. This should be greater than 0. For real and distinct roots, D is positive. D should be positive. So greater than 0. So 36 should be greater than 4k, or you can write k 36 divided by 4, it means 9. So k should be less than 9. So here D option is correct, where k is less than 9. K is less than 9. Option number D is correct here. In part number 5, which is from AP chapter arithmetic progression, here 3 APs are given, 3 series are given, and question is asked which of the following are AP arithmetic progression. So first is 1, 4, 9 and 16. 1, 4, 9 and 16. Here we need to subtract A2 minus A1, which is 3, 9 minus 4, which is 5, 16 minus 9, which is 7. So equal nahi hai. So D is not equal in all these cases. So this is not an AP. So in second part, under root 3, 2 under root 3, 3 under root 3, 4 under root 3. So if we subtract 2 under root 3 माइनस अंडर रूट 3, तो हमारा D कितना आ जाएगा 1 अंडर रूट 3. इसमें से इसको माइनस करेंगे 3 माइनस 2 फिर 7, 4 माइनस 3 फिर 7. इट मीन्स D हमारा फिक्स आ रहा है, A तो है ही है और D भी फिक्स आ रहा है. इट मीन्स ये सीक्वेंस हमारे पास AP है. लेकिन हम थर्ड को इग्नोर नहीं करेंगे, थर्ड को भी हमें चेक करना है, विच इज 8, 6, 4 एंड 2. सो 6 माइनस 8 इज माइनस 2, 4 minus 6 is minus 2, 2 minus 4 is minus 2. It means यहाँ पर भी हमारे पास D fix आ रहा है, which is minus 2. This is also an AP. Now options given are only 1, only 2, C is only 2 and 3. So our C option is correct in part number 5, which is only 2 and 3, क्योंकि इसमें दोनों ही AP हैं, हमारे पास सिर्फ फर्स्ट ही AP नहीं है. In part number 6, the table shows the values of x and y where x is proportional to y. तो प्रोपोर्शनलिटी का क्वेश्चन है. 6m, 12, 18 एंड n6 हमारे को तीन वैल्यूज दी गई हैं. व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ m एंड n? वी नीड टू फाइंड हियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी इज रेशियो सी डी का आपने किया ही हुआ है, जैसे a इज b एंड c इज टू d. इस तरह से हम करते हैं. तो इसमें क्या हो जाता है, a और d का और b और c का मल्टीप्लीकेशन सेम लेते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, 6 is to m इज इक्वल टू 12 is to 18. तो हम एक्सट्रीम्स और मीन्स का दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं. तो 6 इंटू 18 और m इंटू 12 आ जाएगा. तो m इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा. 6 2 12 2 9 18. इट मीन्स m की वैल्यू हमारे पास 9 आ जाएगी. सिमिलरली हम इन दोनों के लिए भी सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 12 is to 18 एंड देन n is to 6. इट मीन्स यहाँ पर हमारा ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, 12 इंटू 6 और डिवाइडेड बाई 18 कर देंगे तो n भी आ जाएगा. 6 2 6 3 3 2 2 इंटू 2 4. तो n की वैल्यू 4 आ रही है और m की वैल्यू n आ रही है. m is equal to 9 and n is equal to 4. This is our option number C. So our C option is correct in part number 6. Now coming to 7th part, जो कि सिमिलैरिटी का है. इसमें आपके पास दो ट्रायंगल्स बने हुए हैं. ट्रायंगल्स में आपको साइड्स दी गई हैं A, B, C and then P, Q, R. Here D is the altitude, AD is the altitude and here P, S is the altitude. So P, Q, R is the triangle. Now in the given figure, triangle ABC is similar to PQR. ABC is similar to triangle PQR, पूरा ABC and PQR, and it is given that AD ratio PS is equal to 3/8. The value of AB upon PQ, AB ratio PQ हमने फाइंड करना है इसमें.
तो वैसे तो हम ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं आपको थोड़ा सा मेथड शो कर देती हूँ, क्योंकि हमें दिया गया है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर, इट मीन साइड प्रोपोर्शन में होंगे। दोनों ट्रायंगल ये वाले पूरे सिमिलर हैं, इट मीन इनकी सारी साइड प्रोपोर्शन में होंगे। जो हमें यूज हो रही है हम वो वाली इसमें से यूज कर सकते हैं। तो या आप डायरेक्टली इसमें से ले लो कि हम आपको ये ट्रायंगल लिया हमने ए डी बी एंड पी एस क्यू, इस तरह से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इट मीन इसमें ये एंगल सिमिलर और एक साइड सिमिलर, हम ये वाली ले लेंगे। 90 डिग्री का एंगल भी इधर है ये हमारे पास, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये तो हमें ऑलरेडी गिवन ही है। तो इसको यूज करते हुए हम इसका मतलब इसकी साइड्स प्रोपोर्शन में है। नाउ वी आर टेकिंग दिस ट्रायंगल ए डी बी इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल पी एस क्यू। तो हमने ये दोनों ट्रायंगल ले लिए, ए डी बी एंड पी एस क्यू, इस तरफ के ट्रायंगल ले लिए हमने, क्योंकि उन्होंने जो हमारे साइड मांगी है वो ए बी अपॉन पी क्यू मांगी है। तो ए बी अपॉन पी क्यू के लिए हमने ये दोनों हाफ हाफ ट्रायंगल्स ले लिए हैं। अब इसके अंदर एक एंगल ये 90 का हो जाएगा, ए डी बी एंड पी एस क्यू, दोनों एंगल्स हमारे पास 90 के हो जाएंगे। और ये दोनों ट्रायंगल्स क्योंकि वो ऑलरेडी गिवन है कि सिमिलर हैं, तो इसलिए एंगल ए बी डी एंड एंगल पी क्यू एस आर सेम, बिकॉज इट इज गिवन दैट दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो आपके पास आप सिर्फ एंगल बी एंड क्यू भी लिख सकते हैं इस केस में। तो दो एंगल सिमिलर हो गए, यानी ए सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इसकी साइड भी प्रोपोर्शन में आ जाएंगी। तो इसकी साइड प्रोपोर्शन में अगर हम लेंगे तो हमारे पास इस ट्रायंगल की क्या साइड बनेगी, ये ट्रायंगल लिया हमने ए डी बी और पी एस क्यू, तो इट मीन्स ए डी एंड पी एस। तो और यहाँ अगर मैं पूरा ए बी लूंगी तो पी क्यू, तो ए बी अपॉन पी क्यू हो गया यहाँ से, क्योंकि हमने यही फाइंड करना है, ए बी अपॉन पी क्यू। और दूसरी साइड जो हमें गिवन है हम वो ले लेंगे यहाँ से, ए डी और पी एस इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस। अब ए डी अपॉन पी एस का रेशो हमें 3:8 दिया हुआ था, इट मीन वही रेशो हमारे पास ए बी और पी क्यू का भी हो जाएगा। तो हमारा आंसर है यहाँ पर 3:8, ए बी अपॉन पी क्यू 3:8। So this is our option number C. So our C option is correct in 7th part also, which is 3:8. Now coming to part number 8, जिसमें आपके पास मेंसुरेशन चैप्टर सॉलिड्स डायमेंशन 3 डायमेंशनल, जो भी आप चैप्टर का नाम बुक में है उसके हिसाब से यूज कर सकते हैं। A right angle triangle shaped piece of hardboard is rotated completely about its hypotenuse. तो आपने हाइपोटेन्यूज वाली साइड से रखना है और राइट एंगल ट्रायंगल को रोटेट करना है। The solid so formed is always a single cone और सेकेंड है एक डबल कोन। दो हमारे को ऑप्शंस दी गई हैं, और विच ऑफ द स्टेटमेंट इज वैलिड, ओनली वन, ओनली टू, बोथ 1 and 2, नीदर 1 nor 2। तो यहाँ पर अगर हम इसको रोटेट करके देखते हैं हाइपोटेन्यूज वाली साइड से, तो हमारे पास जो फिगर बनती है ये आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके पास ये डबल कोन बनेगा, तो डबल कोन का आंसर इसके अंदर करेक्ट होगा। तो दिस इज अवर ऑप्शन नंबर बी, विच इज ओनली 2। Only 2 means a double cone is possible in this case. Now coming to question number 9, which is from the chapter probability. Here event A, the sun will rise from east tomorrow. Event B, it will rain on Monday. Event C, February month has 29 days in a leap year. Which of the following event or events has probability equal to 1? इट मीन 100% प्रोबेबिलिटी कौन से इवेंट की है। तो अब हम दोबारा क्वेश्चन चेक करते हैं। इवेंट ए में द सन विल राइज फ्रॉम ईस्ट टुमारो, सन ऑलवेज राइज इन द ईस्ट, तो ये हमारा 100% प्रोबेबल है, इट मीन इसकी प्रोबेबिलिटी p इज इक्वल टू 1 होगी। इवेंट बी, इट विल रेन ऑन मंडे, इट इज नॉट नेसेसरी इट ऑलवेज रेन विल हैपन ऑन मंडे, सो दिस इज नॉट 100% प्रोबेबिलिटी। So event C, February month has 29 days in a leap year, which is again a correct statement, because अगर leap year है तो उसमें 29 days ही होंगे फरवरी के मंथ में। So it means हमारे ऑप्शंस दी हुई हैं, all events A, B, C, both event A and B, both event B and C. So our correct option is both events A and C. A means sun वाला और C means February वाला। तो हमारे पास यहाँ D ऑप्शन करेक्ट है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर का क्वेश्चन है, both events A and C. In 10th part, 3 vertices of a scalene triangle are always equidistant from a fixed point. This point is, अब अगर हम स्केलिन ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इसमें कोई भी साइड सेम तो है ही नहीं है, लेकिन जो हमने पॉइंट लेना है वो फिक्स पॉइंट होना चाहिए, इट मींस वो इक्विडिस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कैसे ऑप्शन लिख सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ लाई करना चाहिए, वेयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ 3 साइड ऑफ द स्केलिन ट्रायंगल मीट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मीट करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहां पर मीट करेंगे। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कहां पर मीट करती हैं, वो पॉइंट हमारा क्या होता है, सर्कम सेंटर। तो गिवन ऑप्शंस है ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल,
इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल और सेंट्रॉइड जहां मीडियंस मीट करती हैं। बट हमने तो क्या देखना है, जहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करती हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मीट करेंगी वो पॉइंट है सर्कम सेंटर, और ये हमारी ऑप्शन नंबर है सी। सो इन 10th पार्ट ऑल्सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इन 11th पार्ट, इन ए सर्कल विद रेडियस आर, सर्कल है जिसका रेडियस हमें आर दिया गया है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स, अब आपको पता है अगर मैं एक टेंजेंट, मान लीजिए यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ये टेंजेंट यहाँ 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो ये टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट, इस टेंजेंट के पैरेलल अगर मैं एक और टेंजेंट ड्रॉ करूंगी तो ऑब्वियसली वो कहाँ आएगी, यहाँ या यहाँ तो पैरेलल नहीं होगी। इट मींस मुझे यहीं पर एक पैरेलल टेंजेंट लेनी पड़ेगी जो इधर रेडियस का 90 डिग्री एंगल बनाएगी। तो इट मींस ये दोनों आपस में पैरेलल तभी हैं। तो टोटल इस समय इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, इधर आर, इस तरफ आर, और इधर भी आर ही रेडियस रहेगा। तो इट मींस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा 2r हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है। इन 11th पार्ट ऑप्शन नंबर बी विच इज 2r इज करेक्ट ऑप्शन। इन 7th पार्ट विच इज फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, आपको हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया गया है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। एंड ऑब्जर्वर एट पॉइंट ई, यहाँ पर डायग्राम भी गिवन है, आपके पास ऑब्जर्वर्स हैं बी, यहां पर हमारे पास ये ए बी दिया गया है। एन ऑब्जर्वर एट पॉइंट ई, यहां से ई पॉइंट पे है ऑब्जर्वर विच इज एट ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द लैम्प पोस्ट ए बी, दिस इज लैम्प पोस्ट ए बी। फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लैम्प पोस्ट फ्रॉम पोजिशन सी डी एंड ई एज अल्फा, बीटा एंड गामा। So this is alpha, this is beta and this is gamma. These three different angles are given. It is given that B, C, D and E are along the straight line. Which of the following condition is satisfied? तो यहाँ पर हम कैसे पता लगा सकते हैं? अब आप ये देखिए, ये तो हमारे पास लैम्प पोस्ट की हाइट है जिसको मान लेते हैं चलो h है, ठीक है। अब ये हाइट्स हमारे पास अलग अलग हैं जिसमें हमारे पास बीच के पॉइंट्स दिए गए हैं B, C, D, E। सो पहले हम अंदर का ट्राइंगल ले रहे हैं। इन ट्राइंगल ABC कितना हो जाएगा, h अपॉन मतलब P परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC इज इक्वल टू क्या है, tan अल्फा। अगर मैं दूसरा ट्राइंगल लूंगी तो कितना आ जाएगा, H अपॉन यहां पर कितना हो गया, H अपॉन BC प्लस CD, BC प्लस CD इज इक्वल टू कितना आ गया, tan बीटा। और अगर हम थर्ड ट्राइंगल पूरा बड़ा वाला लेंगे तो क्या आ जाएगा, H अपॉन BC प्लस CD प्लस DE। चाहे मैं इनको XYZ मान लूं, कुछ भी मान लूं, लेकिन आपको इतना तो दिख रहा है ना कि डिनोमिनेटर हमेशा इंक्रीज हो रहा है। डिनोमिनेटर पहले छोटा था, BC था, फिर CD भी ऐड हो गया, अब CE भी ऐड हो गया। तो डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता जाएगा उतना एंगल जो है वो छोटा होता जाएगा। अब गिवन स्टेटमेंट है tan अल्फा इज ग्रेटर देन tan बीटा, tan बीटा इज लेस देन tan गामा। tan बीटा लेस देन tan गामा नहीं हो सकता ना, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो ये बड़ा होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर जिसका tan बीटा का अगर आपने लिया तो BC प्लस CD हमारे पास छोटा डिनोमिनेटर है, तो tan बीटा बड़ा होगा, तो tan गामा से छोटा नहीं हो सकता। थर्ड में दिया गया tan गामा इज ग्रेटर देन tan अल्फा, और डी में दिया गया tan अल्फा इज लेस देन tan बीटा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगी, tan अल्फा इज ग्रेटर देन tan बीटा, क्योंकि अल्फा बीटा से बड़ा है। क्यों, क्योंकि BC इसका डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है और उसका डिनोमिनेटर बड़ा है। और हमें पता है tan के टेबल में जो हम एंगल देखते हैं तो वो इंक्रीज होता है, 0 से लेकर 90 डिग्री में इंक्रीज ही होता है। तो इट मींस यहाँ पर tan अल्फा इज ग्रेटर देन tan बीटा करेक्ट ऑप्शन है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। सो इन 12th पार्ट हाइट एंड डिस्टेंस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, tan अल्फा इज ग्रेटर देन tan बीटा। In 13th part, which is from share and dividend, as you know, this year no reduced syllabus given by the council for ICSE. For ISC reduced syllabus is there, but for ICSE all the reduced syllabus again re-added. So share and dividend, locus and then GP added again. So यहाँ पर आपका शेयर एंड डिविडेंड का क्वेश्चन है। इट मींस आपका शेयर एंड डिविडेंड का चैप्टर आपने करना है, जो कि लास्ट ईयर नहीं था, बट अब आप रेडी हो जाइए, आपने करना है। शेयर ऑफ कंपनी ए पेइंग 12%, लिख रही हूं स्टेटमेंट आपको समझाने के लिए। 12% रुपीज 100 शेयर्स हैं, आर एट रुपीज 80। नेक्स्ट में आ रहा है 12% ही डिविडेंड है, रुपीज 100 ही शेयर हैं, 100 शेयर्स, रुपीज 100 शेयर मीन्स इसकी नॉमिनल वैल्यू है, आर एट रुपीज 100। और तीसरे में 12% रुपीज
100 शेयर, आपको पता है ना नॉमिनल वैल्यू जो होती है वो चेंज नहीं होती, चेंज मार्केट वैल्यू होती है, तो यहाँ पर ये ₹120 है। शेयर ऑफ विच कंपनी आर एट प्रीमियम, किसके शेयर प्रीमियम पे हैं? प्रीमियम का मतलब क्या होता है? जहां हमारी मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन नॉमिनल वैल्यू होती है। अबव पार, बिलो पार और एट पार का मतलब आपने यहाँ पर समझना है। तो शेयर ऑफ विच कंपनी आर एट प्रीमियम, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी। अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, ये जो हमारे को दी गई है सबकी नॉमिनल वैल्यू है, ये नॉमिनल वैल्यू है, ये हमारे को जो दी गई है ये सारी मार्केट वैल्यू है। अब किस केस में मार्केट वैल्यू हमारे को बड़ी लग रही है? जहां पर मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से बड़ी होगी वहीं पर हमारा प्रीमियम होगा, मींस हमारे को प्रॉफिट हो रहा है, अबव पार है वो। ये हमारा बिलो पार है, ये एट पार है और ये अबव पार है। तो अबव पार मतलब यहाँ पर हमें प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट वैल्यू 120 और नॉमिनल वैल्यू 100 है। चाहे तो आप वर्किंग शो भी कर सकते हैं, बट ये क्वेश्चन हमें सिर्फ लॉजिकली समझ के भी पता चल रहा है कि वो क्या पूछ रहा है हमारे से। तो मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन नॉमिनल वैल्यू, सो कंपनी सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। दिस इज ऑप्शन नंबर सी। सो इन 13 पार्ट ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जिसमें आपको सिर्फ पूछा गया है कि विच ऑफ शेयर्स ऑफ विच कंपनी आर एट प्रीमियम, तो हम लिखेंगे कंपनी सी। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। बिलो पार, अबव पार, एट पार, इसको समझते हुए आपने प्रीमियम को समझना है। 14 पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट ए लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। लाइंस दी गई हैं 3x माइनस 2y प्लस 5, मैं कोई भी वैल्यू फिल करूंगी ये ऑरिजिन से पास नहीं होगा। 2x माइनस 3y, इट मीन्स 2x इज इक्वल टू 3y। यहां मैं x को 0 करूंगी तो y ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, इट मीन्स मेरा पॉइंट 0 0 आएगा। जब भी इस तरह के कोऑर्डिनेट्स होते हैं कि x इज इक्वल टू y, चाहे यहाँ 5x इज इक्वल टू 4y हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, अगर एक तरफ x है दूसरी तरफ y है, इट मीन्स वो लाइन हमारी ऑरिजिन से पास करेगी, क्योंकि वो 0 0 पॉइंट को लेगी जरूर। अगली आ रही है x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5 मीन्स वो x के 5 से पास हो रही है लाइन, इट मीन्स वो जाएगी यहाँ से, यानी वो ऑरिजिन से नहीं जाएगी। y इज इक्वल टू माइनस एक्स, इट मीन्स वो यहाँ से जाएगी। तो कोई भी और लाइन हमारी ऑरिजिन से नहीं जा रही है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। जिसमें हमारे पास इस तरह के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इक्वेशन इस तरह से दी जाती है जिसमें c वाला पॉइंट नहीं होता है, x और y वाला पॉइंट होता है, कांस्टेंट फंक्शन नहीं होता, जैसे 5 नहीं है, कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, तो वो लाइन ऑरिजिन से पास करती है। लास्ट पार्ट 15th, यहां पर आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। असर्शन रीजनिंग पहले सिर्फ सीबीएसई स्टूडेंट्स को देखने के लिए मिलती थी पेपर्स में, अब आपके पेपर्स में भी है। तो इस बार आपने प्रैक्टिस करते टाइम असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस पे भी फोकस करना है, क्योंकि इसमें नॉर्मली हमारा स्टेटमेंट पढ़ने में या सॉल्व करने में थोड़ा सा गलती हो जाती है, तो थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करेंगे और कुछ नहीं है। फॉर द गिवन 25 वेरिएबल्स x1, x2, x3, x25 तक हमारे पास वेरिएबल्स दिए गए हैं। x1, x2, x3 से लेकर x25 तक, मतलब कि 25 वेरिएबल्स दिए गए हैं। असर्शन ए, टू फाइंड मीडियन ऑफ द गिवन डाटा द वेरिएट नीड्स टू बी अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये तो हमें पता है ना, जब भी हम मीडियन सॉल्व करते हैं या तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं। इट मीन्स मीडियन को सॉल्व करने के लिए हमें डाटा को लगाना है, ऑर्डर में लगाना है, ये इट मीन्स असर्शन हमारी करेक्ट है। रीजन क्या है? द मीडियन इज द सेंट्रल मोस्ट टर्म ऑफ द अरेंज डाटा। जो हमारी मीडियन आ रही है वो हमेशा हमारा सेंटर मोस्ट टर्म होती है। मीडियन का मतलब ही क्या होता है? जो सबसे सेंटर में आ रहा है, तभी तो हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, ताकि हमें मिडिल टर्म पकड़ में आ जाए। मिडिल टर्म को ही तो मीडियन कहते हैं। इट मीन्स हमारा रीजन भी इसके अंदर करेक्ट है। तो असर्शन रीजनिंग में हमारे पास ये दिया गया था, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, A is false, R is true। यहाँ पर both A and R both are true। रीजन इसका assertion हमने इसीलिए तो उनको सीक्वेंस में लगाया, ताकि रीजन क्या था, ताकि हमें मिडिल टर्म मिल सके। तो assertion and reasoning both are correct, तो both A and R are true। This is our option number C। So with this our question number 1 of section A is completed। Now question number 2 comprises of 3 questions having 4 marks। So part 1 is shown below is a horizontal water tank composed of a cylinder and 2 hemispheres. The tank is filled up to a height of 7 meter water। Find the surface area of tank in contact with water and pi की वैल्यू आपको 22/7 given है इस क्वेश्चन में। So पहले आपको सिलेंडर की हाइट गिवन नहीं है। Now this is 7, this is also 7। तो आपको पता है अगर ये हेमिस्फीयर उसने दिया है हमें क्वेश्चन में कि ये हमारे पास हेमिस्फीयर्स हैं, तो इट मीन्स अगर इधर से 7 है तो इधर से भी 7 होगा। इट मीन्स ये 7 ये भी 7, तो ये 34 अगर हो गया तो सिलेंडर की हाइट कितनी निकल जाएगी? दोनों तरफ से हम 7 और 7 माइनस कर देंगे, यानी कि 34 माइनस 14, यानी कि 20 मीटर हमारे पास सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। अब इसको शो जरूर करेंगे, 34 माइनस
7 + 7, तो कितना हो जाएगा 34 - 14, इट मीन्स 20। और सारी डायमेंशंस आपको इस क्वेश्चन में मीटर में दी गई हैं क्योंकि वाटर टैंक है, तो 20 मीटर हमारे पास यहाँ पर ये इसका सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। नाउ सिंपल क्वेश्चन, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ टैंक इन कांटेक्ट विद वाटर। तो पहले हम नॉर्मल सरफेस एरिया ऑफ टैंक निकाल लेते हैं क्योंकि उसका फॉर्मूला आपको पता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक। तो क्या आ जाएगा इसमें, एक तो आ गया हमारे पास सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और दूसरा हमारे पास इसके अंदर आएंगे 2, तो 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है, चाहे तो हम एक स्फीयर भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 हेमिस्फीयर एक स्फीयर बनेगा, बट हम 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लिख देंगे। नाउ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है 2πRH, और इस तरफ से हमारे पास 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि 2πr² है तो चलो 2πr², तो 2 इंटू 2 भी 4 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम कुछ वैल्यू कॉमन ले लेते हैं, तो 2πr दोनों तरफ आ रहा है क्योंकि रेडियस सेम ही है। इस केस में आपको सेम ही सिंबल यूज करना है क्योंकि रेडियस सेम है। अगर मैंने इधर r यूज किया तो मुझे इधर भी r यूज करना है, ये वाला सेम सिंबल यूज करना है। तो 2πr हम अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ से h बच जाएगा और यहाँ से 2r अंदर रह जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। पाई की वैल्यू आपको 22/7 क्वेश्चन में गिवन है, रेडियस 7 है, हाइट हमने अभी कैलकुलेट किया 20 है, 2 इंटू रेडियस हमारे पास 7 ही है, तो 7 इंटू 2 ही हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया, 7 7 कैंसिल हो गया, ये 44 है, और ये कितना हो जाएगा 14 + 24, इट मीन्स अगेन 34, तो 44 इंटू 34, इट मीन्स 1496 हमारे पास मीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया आ गया। लेकिन उसने तो सरफेस एरिया इन कॉन्टेक्ट विद वाटर बोला है, तो टोटल सरफेस एरिया इन कॉन्टेक्ट विद वाटर कितना है आपका, हाइट उसकी आधी आधी आई हुई है ना, तो हम क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ दिस, हाफ ऑफ टोटल सरफेस एरिया जो भी अभी हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है, तो हाफ ऑफ 1496, इट मीन्स हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, यहीं पे लिख लेते हैं 748 मीटर स्क्वायर। तो 748 मीटर स्क्वायर हमारा जो टैंक है उसका सरफेस एरिया वाटर के कांटेक्ट में है, और 748 ऊपर वाला कांटेक्ट में नहीं है क्योंकि टोटल सरफेस एरिया 1496 मीटर स्क्वायर आपके पास आया है। नाउ कमिंग टू सेकंड पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन, जो हमारा बैंकिंग चैप्टर से दिया गया है, इन ए रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 2 इयर्स। तो यहाँ पर 2 साल के लिए हमारे पास रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है। आरडी वाले क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, फॉर्मूला तो सिंपल है बट स्टेटमेंट में अगर समझने में गलती हो जाएगी तो क्वेश्चन गलत हो सकता है, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको घुमा के दिया गया है। ऑलमोस्ट सब क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट है, आप उनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जरूर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये सजेशन देना चाहूंगी कि आप अपनी बुक्स के अलावा, जैसे आप ज्यादातर स्कूल में सेलेना, कंसाइज या जो भी मैथ्स की बुक्स लगी हुई हैं, उनके अलावा कुछ और प्रैक्टिस बुक्स भी प्रिपेयर करें। जो चैप्टर आपके फाइनल होते जाते हैं, 100 क्वेश्चन अगर एक चैप्टर के दिए हैं, बच्चा अगर 100 क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो ऑब्वियसली उसको उस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी हो जाएगी। लेकिन उसके अलावा भी आप थोड़ी एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक्स भी मेंशन कीजिए। मैं आपको अगली वीडियो में देखकर बताऊंगी कि कौन सी रेफरेंस बुक्स आपके रेफर करने के लिए अच्छी हैं, ताकि जिनको आप रेफर करें और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। और आप एक से ज्यादा भी रेफर कर सकते हैं जितना टाइम आपके पास रिवीजन के लिए बचता है। जितनी रिवीजन होगी उतने इन क्वेश्चंस को आप जल्दी से पकड़ पाएंगे और पेपर में जल्दी से करके फिर से अपना सेंटम ला पाएंगे। चलिए, इन ए रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 2 years द टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड बाय अ पर्सन इज ₹9600। अब यहाँ आपको आदत क्या है इन क्वेश्चंस में कि हमारे को 1 महीने का अमाउंट दिया जाता था, लेकिन यहाँ इन्होंने क्वेश्चन को ट्विस्ट क्या दिया है कि टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड दिया गया हमें क्वेश्चन में। तो टोटल अमाउंट डिपॉजिट के लिए हमारे को उसी के हिसाब से क्वेश्चन निकालना है। तो टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड मंथली नहीं है, ये ध्यान रखना है। टोटल अमाउंट डिपॉजिट हमारे को दिया है 9600। इफ द इंटरेस्ट अर्न्ड बाय हिम इज, अब इंटरेस्ट भी डायरेक्ट नहीं दिया, इंटरेस्ट अर्न्ड बाय हिम इज 1/12 ऑफ हिज टोटल डिपॉजिट। तो 1/12 और टोटल डिपॉजिट अभी हमने क्या लिखा, टोटल उसने डिपॉजिट बैंक में 9600 करवाए हैं। तो इंटरेस्ट यहां से कितना आ जाएगा आपके पास, इसको कैलकुलेट करोगे तो 12 8 इट मींस 800। तो ₹800 का इंटरेस्ट मिल रहा है। ये हमारा पार्ट नंबर ए है इसके अंदर, कि उसने आपसे सिर्फ इतना ही पूछा है, इंटरेस्ट ही अर्न्स। तो इंटरेस्ट कितना क्वेश्चन में ही दिया गया है, 1/12 ऑफ द टोटल अमाउंट डिपॉजिट।
अब सेकंड में पूछा गया मंथली इंस्टॉलमेंट, तो मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी आपके पास बी पार्ट में? मंथली इंस्टॉलमेंट मींस मैं हर महीने कितना जमा करवा रही हूँ, मंथली इंस्टॉलमेंट कितना होगा? टोटल मैंने 9600 जमा करवाया है, और कितने टाइम में करवाया है? 2 ईयर्स में करवाया है। 2 ईयर्स का मतलब यहाँ पर हमें एन कितना दिया गया है? 24। कितने मंथ हो गए 2 में? 24, तो डिवाइडेड बाय 24। इट मीन्स मैंने हर मंथ कितना अमाउंट डिपॉजिट करवाया है, तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है ₹400। तो मंथली इंस्टॉलमेंट मैंने सिर्फ 400 रुपीज की दी थी 2 साल के लिए, तो मैंने इतने पैसे जमा करवाए थे। अब सी पार्ट में दिया गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब क्योंकि मेरे पास मंथली इंस्टॉलमेंट है, यानी मेरे पास अब पी आ चुका है, तो अब मैं फॉर्मूले में लगा सकती हूँ। इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप सबको पता है, पी आर एन, एन प्लस 1, नीचे 2, 12 और 100। ठीक है, तो अब इंटरेस्ट हमने अभी कैलकुलेट किया था ए पार्ट में 800 है, पी मतलब हमने मंथली इंस्टॉलमेंट अभी चेक की है 400 है, रेट ही तो हमने निकालनी है, तो रेट को आर ही रहने देते हैं। एन हमें पता है 2 ईयर्स दिया गया है, तो 24 है, प्लस 1 करेंगे तो 25 आएगा, 2 इंटू 12 इंटू 100 नीचे हम कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 12 इंटू 2 24 से कैंसिल हो गया, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल होगी, आर के साथ 25 और 4 बचा, 25 इंटू 4 100 होता है, तो 100 आर इज इक्वल टू हमारे पास 800 आ गया। इट मीन्स रेट कितनी आ जाएगी हमारे पास? 800 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 8% हमारे पास रेट आ रही है। तो सी पार्ट का आंसर हमारे पास 8% आ जाएगा, ए पार्ट का 800 आ जाएगा, बी पार्ट का 400 हमारे पास आंसर आ जाएगा। लास्ट में तीनों पार्ट्स के आंसर भी आपने देने रहते हैं। थर्ड पार्ट हमारा ट्रिग्नोमेट्री से है, आइडेंटिटी से है, सिंपल पार्ट है आपकी बुक का। ये शायद मुझे पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दिया गया है जो डायरेक्टली बुक से लिया गया है, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत अच्छे ट्विस्ट करके आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। ये स्पेसिमेन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी इसको पूरा का पूरा पेपर आपने सॉल्व करना है, खुद सॉल्व करना है। एक एक क्वेश्चन साथ में पेन पेंसिल लेके बैठिए, साथ में सॉल्व कीजिए, देखने से फायदा नहीं होगा। ए पार्ट में, इसमें थर्ड पार्ट में, ए पार्ट में दिया गया है कैलकुलेट करना है हमने, फाइंड साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता ही है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए और बी। बस इतना ही हम छोड़ सकते हैं, चाहेंगे तो आपको दिख जाएगा साइन और कॉसेक है, तो आपको पता है कि ये भी 1 बन जाएगा आपके पास। नेक्स्ट पार्ट में हमारे को इसी के बी पार्ट में दिया गया है कॉस थीटा प्लस सेक थीटा स्क्वायर। मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्वेश्चन पेपर भी डाल दूंगी, जिससे आप क्वेश्चन पेपर को आराम से निकाल सकते हैं, चाहे तो फोटोस्टेट निकाल के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ए प्लस बी होल स्क्वायर, अगेन इधर यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा 2 कॉस थीटा सेक थीटा। फिर आप देखोगे कॉस और सेक यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, बट हम अभी नहीं करते हैं। फिर उसने बोला है यूजिंग द अबव रिजल्ट प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। नाउ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा स्क्वायर जो हमने ए पार्ट में सॉल्व किया है, और सेकेंड पार्ट में कॉस थीटा प्लस सेक थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू हमने प्रूव करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। LHS एज यूजुअल हम यहाँ पर ले लेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगी, ये इसको सपोज कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन का आंसर हम यहाँ पर फिल कर देंगे। इट मीन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू, अब हम इस स्टेप में साइन और कॉसेक को ऐसे करके लिख सकते हैं कि साइन थीटा हो गया इंटू कॉसेक की जगह पे 1/sin थीटा हो गया, ताकि कैंसिल हो जाएगा। प्लस यहाँ पर कॉस थीटा प्लस सेक थीटा है, तो इसका भी आंसर हमने यहाँ से कर ही लिया है, कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 2 जो इसका वाला है, तो 2 कॉस थीटा और सेक की जगह पे 1/cos थीटा लिख के हम इसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे, यहाँ से भी कैंसिल कर देंगे। अब साइन स्क्वायर और ये है कॉस स्क्वायर और सेक स्क्वायर है, तो इसमें आपको आइडेंटिटी पता ही है, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को हम इकट्ठा एक जगह पे लिख लेंगे, फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख लिया और सेक स्क्वायर थीटा को लिख लिया, और यहाँ से ये 2 और ये 2 और प्लस 2, तो हम थोड़ी सी पेयरिंग कर लेंगे ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पर हम अपनी इसकी आइडेंटिटी लगा देंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पर हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लग जाएगा इसकी जगह पे, और सेक स्क्वायर की जगह पे लग जाएगा हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 2 4 हो गया। अब कैलकुलेट करिए कितने हैं, 1 2 3
and this 4, it means 7. 7 plus tan square theta plus cot square theta, it means ये हमारी राइट हैंड साइड है, hence verified और proved, आप कुछ भी लिख सकते हैं. With this question 2 is over. Now coming to question 3. क्वेश्चन नंबर 3 आपका रेशियो प्रोपोर्शन से लिया गया है, जहां आपको दिया गया है कि ए बी सी हमारे पास कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है. क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट में ए बी सी इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन. तो इसमें दो मेथड होते हैं आपके पास करने के लिए. हम के मेथड भी यूज कर सकते हैं, हम सेकंड मेथड भी यूज कर सकते हैं. जो आपको इजी लगता है आप उस मेथड से कर सकते हैं. 3k स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 7b स्क्वायर अपॉन 3, नीचे डिनोमिनेटर में b स्क्वायर है, 5bc है प्लस 7c स्क्वायर है इज इक्वल टू a अपॉन c. अब हमें गिवन क्या है, abc कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है. तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं कि अगर abc कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में, इट मींस a अपॉन b का जो आंसर है, b अपॉन c का जो आंसर है, वो दोनों k के इक्वल है. तो यहां से हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b के हो जाएगा, और अगर मैं b की वैल्यू लूंगी तो c के हो जाएगा. इस जगह पर b की वैल्यू हम c के भरेंगे तो इंटू k करेंगे तो हमारे पास c के स्क्वायर हो जाएगा. यानी कुल मिलाकर a की जगह पे हम c के स्क्वायर भर सकते हैं और b की जगह पे हम c के भर सकते हैं. तो ये हमने इसमें यूज करना होता है. अब यहाँ पर आपके पास जहां a स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, b के वाली वैल्यू. a की जगह पे हम b के भर सकते हैं, a की जगह पे हम c के स्क्वायर भी भर सकते हैं. तो आप डायरेक्टली c में भरिए, क्योंकि आपका नीचे c है तो ये इसके साथ डायरेक्टली भी कैंसिल हो जाएगा. तो a की जगह पे हमने c की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है, c के स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे तो c स्क्वायर k 4 हो जाएगा. 5 a की जगह पे, सिंगल a की जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है, c के स्क्वायर है, और b की जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है, c k आ रहा है. 7 b स्क्वायर की जगह पे हमारे पास c स्क्वायर k स्क्वायर आ जाएगा. डिनोमिनेटर में 3, फिर से b की जगह पे हम c के वाली वैल्यू लेंगे, यानी कि सारी इक्वेशन को हम c में कन्वर्ट कर देंगे. तो 5 है, b की जगह पे फिर हम c के ले लेंगे और एक c और है प्लस 7c स्क्वायर है. अब इसमें ध्यान से देखिए ऊपर वाले में आपके पास कितने c हैं. तो c 3 हो गया, c स्क्वायर k 4 हो गया, 5c यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा और k क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर c स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा. और डिनोमिनेटर में अगर आप देखेंगे तो 3ck है, बीच वाले में आपके पास 2c आ जाएंगे तो 5c स्क्वायर k हो जाएगा और यहाँ पर 7c स्क्वायर हो जाएगा. तो आप ऊपर वाले में से देखिए, नीचे से आपका पूरा मैच कर रहा है, सिर्फ k स्क्वायर आपके पास एक्स्ट्रा. तो आप k स्क्वायर को कॉमन ले लें, क्योंकि वैसे भी वो यहाँ पर है सबके पास. तो अब आप जब k स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 3c स्क्वायर अंदर बचेगा और k 4 में से k स्क्वायर बाहर गया तो एक k स्क्वायर अंदर भी रह जाएगा. ऐसे ही यहाँ से आपने k स्क्वायर बाहर ले ली तो 5c स्क्वायर और k अंदर रह गया, 5c स्क्वायर k. और यहाँ से जब आप k स्क्वायर बाहर ले लेंगे तो सिर्फ 7c स्क्वायर बचेगा, तो 7c स्क्वायर बच गया. अब नीचे जब आप डिनोमिनेटर देखेंगे हमारे पास सेम डिनोमिनेटर यहाँ पर ये बचना चाहिए था. यहाँ पर आपके पास b स्क्वायर था, 3b स्क्वायर, तो b की वैल्यू c के थी, तो यहाँ पर c स्क्वायर k स्क्वायर है. इस तरह से आप अपनी गलती को भी रेक्टिफाई कर सकते हैं कि c स्क्वायर k स्क्वायर है, अगर नहीं बन रहा तो इट मींस मेरी कहीं गलती हुई है. तो 5 यहाँ पर 3c स्क्वायर k स्क्वायर आ गया, 5c स्क्वायर k आ गया और 7c स्क्वायर आ गया. इट मींस ये पूरी ब्रैकेट आपके साथ कैंसिल हो जाएगी, आपके पास आंसर आएगा k स्क्वायर. अब k स्क्वायर तो हमारा यहाँ नहीं है, हमारे पास ये है, तो हम यहाँ से देखेंगे कि k स्क्वायर मेरा कहाँ से निकल सकता है. a और c में आंसर है, तो हमारा a का आंसर हमने लिया था वो क्या लिया था, c k स्क्वायर, a इज इक्वल टू c k स्क्वायर. यहाँ से k स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल रही है हमारे पास, a अपॉन c. तो इस k स्क्वायर की जगह पे हम ये वैल्यू a अपॉन c भर देंगे, जो कि हमारी राइट हैंड साइड हो जाएगी. फिर हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसका सेकंड पार्ट आ रहा है सर्कल से. आई होप ये क्वेश्चन आ गया होगा आपको समझ में. अगर आप इसको ले रहे हैं के मेथड से तो ये बहुत इजी मेथड रहता है आपके लिए, और इसमें आपसे आराम से गलती पता चलेगी. इसी स्टेप में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जब आप इसको यहाँ कॉमन लेंगे तो ये जो ऊपर की ब्रैकेट और नीचे की ब्रैकेट ये कैंसिल हो जानी चाहिए आपके पास, तभी आपने आंसर ठीक किया हुआ है. चलिए इसके सेकंड पार्ट में हम सर्कल क्वेश्चन से अब मिलते हैं. सर्कल का अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं था, और सर्कल इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है. सर्कल का क्वेश्चन भी मुश्किल नहीं आया है इस बार, क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन थोड़ा इजी है. ये सर्कल क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर इन्होंने कॉर्ड दी है, ये है फिगर. यहाँ पर हमारे पास सेंटर है, सेंटर से डॉटेड लाइंस लेनी है हमने, जो कि आपको पता है ये रेडियस की ही होती हैं. ये O पॉइंट है, यहाँ पर एंगल्स बन रहे हैं.
लेकिन उसके अलावा इसका एक परपेंडिकुलर हमारा यहाँ से जा रहा है जो उस लाइन को टच नहीं करेगा। 90 डिग्री का एंगल है डी पर, ए पर, बी पर और सी पर। अब कौन कौन से एंगल्स गिवन है और कौन कौन से हमने निकालने हैं, तो एंगल्स आप कोशिश कीजिए थोड़े अलग पेन से मार्क करा करिए। तो यहाँ पर आपके पास 32 डिग्री का एक एंगल गिवन है, ये एंगल x डिग्री है जो हमें कैलकुलेट करना है। ये एंगल यहाँ पर जो ये CD बना रही है ये Z है जो हमने कैलकुलेट करना है Z डिग्री, और ये है B पर Y डिग्री का एंगल। अब क्वेश्चन था O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल ABC उसके अंदर है। CD इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB, ये CD लाइन दिख रही है जो कॉर्ड AB को टच कर रही है, परपेंडिकुलर भी है। OAC एंगल 32 डिग्री का है। फाइंड ईच ऑफ द अननोन एंगल्स XYZ आपने कैलकुलेट करने हैं। तो कैलकुलेशन के लिए मेथड वही रहेंगे। अब सबसे पहले आप ये देखिए यहाँ पर इस एंगल के अंदर ट्राइंगल AOC, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल AOC में एक एंगल 32 है, एक x है, ये नहीं हमें पता, तो ये एंगल हमें पता नहीं चल सकता। आप देखिए ये लाइन है और ये लाइन है, ये एंगल x है, यहाँ पर एंगल 32 है, लेकिन हमें पता है कि ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। जब दोनों रेडियस हैं तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये 32 है तो ये भी 32 हो जाएगा, इट मीन्स ये एंगल भी हमारे पास 32 ही आएगा। तो हम लिखेंगे कैसे, OCA एंगल OCA इज इक्वल टू 32 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें हमारे पास दो साइड सेम है, तो हम यहाँ पर इतना ही लिख सकते हैं कि OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू रेडियस। तो दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हमारे पास अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स इन ए ट्रायंगल आर इक्वल। तो यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट पार्ट हो गया, यानी कि OC एंगल 32 डिग्री आ गया। अब ये एंगल अगर मेरे पास 32 डिग्री आ गया तो हमें अभी आगे भी जाना है, ये तो पूछा ही नहीं गया था, हमने कैलकुलेट किया क्योंकि इसका यूज अभी हमें होगा। अब हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अब आप यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखिए, ये AC आर्क है, AC आर्क यहाँ सेंटर O पर मिल रही है, यही AC आर्क यहाँ बाई पर मिल रही है। अब क्योंकि हम इस ट्रायंगल के ये दो एंगल निकाल चुके तो हम पहले इस एक्स एंगल को निकालेंगे। तो अब हम इन ट्रायंगल AOC के अंदर आ रहे थे जहां मेरे पास एक एंगल 32 आ गया। नाउ वी आर इन द स्टेट टू कैलकुलेट दिस एंगल, एंगल AOC विच इज एक्स। कितना हो जाएगा वो 180 माइनस 32 प्लस 32। ये तो सबको पता है, ये मैंने कौन सा रूल लगाया, एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होगा, तो 180 में से 64 आप माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 116 डिग्री। तो इट मींस मेरा x का आंसर आ गया 116 डिग्री। अब अगर सेंटर पे 116 बन रहा है तो बाउंड्री पे कितना बनेगा, इट मींस हम सेकेंड पार्ट पे आ गए हैं इसके। ABC एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOC। क्या लिखेंगे इसमें रीजन, हर स्टेप पे रीजन देना है। तो y पे क्या हो जाएगा, एंगल एट द सेंटर इज 116, तो एंगल एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल मेड बाय द सेम आर्क AC एट द सर्कमफ्रेंस और पेरिफेरी। तो हाफ हो जाएगा इस एंगल का, आप यही लिखेंगे एंगल एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल मेड एट द पेरिफेरी। तो हाफ कर देंगे इसका, 116 का आप हाफ करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 58 डिग्री। इट मींस ये मेरा y एंगल है, तो y का आंसर आ जाएगा 58 डिग्री। अब बचा कौन सा, हमारे पास z एंगल बच गया। अब ये 58 आ गया, यहाँ पर ये 90 दिया है तो इट मींस ये भी 90 होगा। तो अब हम नीचे वाला ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल CDB में हमने z निकालना है तो हम ऐसे लिख देते हैं, एक बार z हो गया प्लस y का मैंने निकाला अभी 58 प्लस 90 डिग्री का एंगल है इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मींस z एंगल कितना निकल जाएगा 180 माइनस 148, कितना आ जाएगा, z का आंसर हमारे पास 32 डिग्री। तो z का आंसर आ गया 32 डिग्री, x का 116 और y का 58 डिग्री। लास्ट में ये तीनों एंगल्स आपने लिख देने हैं कि x इज इक्वल टू 116 डिग्री, y is equal to 58 degree and z is equal to 32 degree. This is our answer. Now last part of section A, question number 3, part 3 which is of 5 marks और आपको इस तरह से ओजिव बना हुआ दिया गया है। ये आपके लिए बहुत इजी स्टेप बनाया गया है ताकि आप इसको आराम से कैलकुलेट करें। मैं डायग्राम में आपको दे भी दूंगी ये डायग्राम ताकि आप आराम से इसको कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे। अब सबसे इसका पहला पार्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 पार्ट्स टोटल हैं इसके अंदर। सिर्फ आपको ओजिव की नॉलेज चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उन्होंने आपका काम इजी कर दिया, नहीं तो ओजिव ड्रॉ करने में कितना टाइम लग जाता था। ओजिव ऑलरेडी ड्रॉन है,
आपने सिर्फ उसको कॉम्प्रीहेंड करना है, उससे समझना है क्वेश्चन के पार्ट्स को। ए पार्ट है नेम द कर्व प्लॉटेड, तो आप सबको पता ही है इस कर्व का नाम क्या बोलते हैं हम लोग, ओजिव बोलते हैं, लेकिन एक और नाम है क्योंकि उसने कर्व बोला है तो इस कर्व का ओरिजिनल नाम हम क्या ले लेते हैं, फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो ए पार्ट के आंसर में आप लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, यानी कि ओजिव। बी पार्ट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब आपको मैं रफ थोड़ा सा बना देती हूँ ताकि आपको आइडिया रहे। इस तरफ हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट वाई एक्सिस पे दिए गए हैं और एक्स एक्सिस पे हमारे पास मार्क्स हैं। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट वाई एक्सिस पे यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम इस तरफ लेते हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इस तरफ है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो लास्ट वैल्यू जो हमारे को कर्व के अंदर दी गई है, जो कर्व हमारा यहाँ से आ रहा है उस कर्व में लास्ट वैल्यू हमारे को दी गई है 140। तो 140, तो 100 तो इसका x का वैल्यू, एक्स का पॉइंट होगा और 40 जो है वो हमारा इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट है। इट मींस नंबर ऑफ स्टूडेंट वहां से टोटल कितने दिए गए हैं वो हम सिर्फ लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू 40। सी पार्ट में है मीडियन मार्क। तो मीडियन के लिए आपको पता ही है, अगर ओजिव बन जाता है तो मीडियन के लिए हम क्या करते हैं, मीडियन मार्क के लिए मीडियन का मतलब ही क्या होता है कि हमने मिडिल वैल्यू निकालनी है, यानी कि n बाय 2th वैल्यू निकालनी है। अब n कितना है 40, तो 40 बाय 2th यानी कि 20th टर्म निकालनी है हमने। तो 20th टर्म कितनी आ रही है, तो हम इस लाइन पे जहां हमारा 20 बन रहा है, यहाँ 5 है, 10 है, 15 है और 20 है, तो 20 पॉइंट से आप यहाँ पर आएंगे और 20 को फिर नीचे आप यहाँ पर चेक करेंगे कितना बन रहा है। 20 का जब नीचे चेक करेंगे तो 50 और 60 मार्क्स के बीच में आ रहा है और एक लाइन आगे की तरफ मुझे दिखाई दे रही है, तो मैं इसको 55 कंसिडर करूंगी। सॉरी 55 तो है, ये एक पॉइंट उससे आगे यानी कि 56 कंसिडर करूंगी। तो 20th टर्म मेरा 56 है, यानी मेरे लिए यहाँ पर मीडियन मार्क्स कितने हो गए, मीडियन मार्क्स जो कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, यानी कि 56। हम इस एक्सिस पे मार्क्स देखेंगे तो 56 मार्क्स मेरे मीडियन मार्क्स हो जाएंगे। ये सी पार्ट का आंसर हो गया। अब डी और लास्ट पार्ट है हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग बिटवीन 50 एंड 80 मार्क्स। तो अब 50 मार्क्स कहाँ हैं, अभी मैंने बताया आपको, इसके यहाँ पर 50 है और यहाँ पर ही हमारे पास 80 भी आएगा। तो 50 और 80 मार्क्स के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो डाटा दिया गया है 50 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें ऐसे 50 कॉमा यहाँ पर 12 दिया गया है, 50 कॉमा 12 है और 80 के साथ हमारे को 80 कॉमा 37 दिया गया है। इट मीन्स ये क्या है, 50 क्या है मार्क्स हैं और ये क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो 50 मार्क्स के कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो हम ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग 50 मार्क्स कितने आ रहे हैं हमारे पास, 50 के साथ जो डाटा है उसके हिसाब से हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट 12 आ रहे हैं। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग दूसरा डाटा है 80 मार्क्स, तो 80 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास आ रहे हैं 37, तो 37 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो उसने बोला टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो इन्हीं के बीच में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इतने के बीच में है जिनके मार्क्स 50 से ज्यादा और 80 से कम आए हैं वो कितने हो गए, 37 माइनस 12, यानी कि इसको आप माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25। तो 25 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स जो हैं वो 50 से अबव हैं और 80 से नीचे, यानी 50 और 80 के बीच में हैं। आउट ऑफ 40 स्टूडेंट 25 मार्क्स इस रेंज में आते हैं। ये हमारा डी पार्ट था। ये टोटल क्वेश्चन 5 मार्क्स का आपका मीडियन वाले चैप्टर, मीन मीडियन मॉडिंग यानी कि स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर से दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन बी कवर करेंगे। अभी के लिए ओवर, दैट्स ऑल फॉर टुडे। This is the concluding point for my video today. Hope I have helped you to solve this paper. हो सकता है कहीं कोई कैलकुलेशन में गलती रह गई होगी तो आप उसको रेक्टिफाई कर दें और मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स अगेन।